हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन भूपर्पटी में उपस्थित होता है। कार्बन किस में उपस्थित होता है? भूपर्पटी में। कार्बन उपस्थित किस में होता है? भूपर्पटी में। तो इसमें ए ऑप्शन है आपके पास 0.03%, बी ऑप्शन है आपका 0.02%, सी ऑप्शन है आपके पास 0.04%, डी ऑप्शन है आपके पास 2%। तो इसमें आपका सही आंसर है 0.02%, क्योंकि जो 0.03% है वो होता है आपका कार्बन CO2 के रूप में प्रेजेंट। किसके रूप में होता है? CO2 के रूप में प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कार्बन अक्रिय उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? यानी जो कार्बन है वो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कैसे करता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या होती हैं। तो उत्कृष्ट गैस वे होती हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने का मतलब लास्ट उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अक्रिय गैस वे होती हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। वे क्या होती हैं? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। अब ये पूछ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन है वो अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो जो कार्बन है हमारा वो पहले ऑप्शन में दिया हुआ आपको कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने अंदर से, तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे कि हम बात करें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 6। अगर कार्बन अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके पास 2 प्रोटॉन बचेंगे। क्या बचेंगे? 2 प्रोटॉन। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना अत्यधिक मुश्किल है। उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो उसके पास हो जाएगा C-4। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तब तो बनाता है ये C+4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब बनेगा क्या? C-4। तो ये ना तो आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता दिखेगा कार्बन, ना ही इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। सी ऑप्शन आपके पास साझेदारी करके। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जो कार्बन है वो अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? साझेदारी करके। वो कार्बन व अन्य परमाणुओं के साथ साझेदारी कर लेता है, इससे इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है। अर्थात कार्बन के पास लास्ट उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन के प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने का कारण है। यानी कार्बन है वो सबसे अधिक पाया जाता है प्रकृति में, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है आपके पास श्रृंखलन का गुण, बी ऑप्शन है चतुः संयोजकता, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। यानी यह पूछ रहा है कि जो कार्बन है प्रकृति में सबसे अधिक क्यों पाया जाता है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है हमारा डी, यानी श्रृंखलन और चतुः संयोजकता। 2 कारण हैं कार्बन के प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने के। पहला है श्रृंखलन। और श्रृंखलन किसे कहते हैं? यानी कार्बन के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, उस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और चतुः संयोजकता का मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, उसे बोलते हैं चतुः संयोजकता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या? निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? यानी वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? वे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ये जो दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? एकल बंध। अब हम बात करें एल्किन। एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें एल्केन की तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसी को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा? सी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
अब क्या पूछ रहा है आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, असंतृप्त कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई भी हो, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम बात करते हैं अगर एल्केन की, तो जैसा कि हमने अभी देखा था, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार किसमें हमारा, एक तो एल्किन है और एक एल्काइन, दोनों में, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है और एल्किन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी एल्किन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपके पास CnH2n, बी ऑप्शन है आपके पास CnH2n+2, सी ऑप्शन है आपके पास CnH2n-2, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम देख सकते हैं जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है ये हमारा CnH2n, इसका मतलब है कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें जितनी कार्बन की संख्या होगी उसमें उससे 2 गुने हाइड्रोजन होने चाहिए। दूसरे ऑप्शन यानी बी में दिया है आपको CnH2n+2, इसका मतलब होता है कि अगर कार्बन की संख्या जितनी है उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा कार्बनिक यौगिक में क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका सामान्य सूत्र है किसका, एल्कीन का, और बी वाला ऑप्शन है ये आपका सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का, और सी वाला ऑप्शन है ये आपका सामान्य सूत्र है किसका, एल्काइन का। इनको आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखें तो तीनों को याद रखना है। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, एल और एल्किन का यानी जो बी ऑप्शन है दिया हुआ है वो CnH2n+2, और सी ऑप्शन है आपको CnH2n-2, सी ऑप्शन में दिया हुआ एल्काइन का है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। क्या पूछा गया, एल्कीन का सामान्य सूत्र। जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि जो CnH2n-2 ये किसका सामान्य सूत्र है, एल्काइन का, और CnH2n+2 ये किसका सूत्र है, सामान्य सूत्र है, ये आपका एल्केन का, और ये किसका है आपका, एल्कीन का। ऐसा कोई सामान्य सूत्र होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब पूछा किसका गया आपको, एल्कीन का, एल्कीन का, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र है, कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एल्कीन का है, अभी हमने देखा था पहले। इसकी बात करें ये है ही नहीं हमारा, इसकी भी बात करें तो ये भी नहीं है। तो आंसर नंबर डी एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सा है, CnH2n-2। इसका मतलब होता है कि जितने कार्बनिक यौगिक में जितने कार्बन हैं उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, एल्काइन श्रेणी का पहला एग्जांपल है आपका C2H2। देखो हमारे पास अगर n की जगह 2 रखें हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन कितने, 2। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 गुने से 2 कम। अब हमारे पास कार्बन 2 है, अगर हम इसका डबल करें तो इसका डबल हो जाएगा कितना, 4। अब उसमें से माइनस करें 2 तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे हमारे, 2। तो आप देख सकते हैं एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है, C2H2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपको निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड 2024 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2024 में। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है कि इनमें से कीटोन का प्रकारात्मक समूह कौन सा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि C+O और H, यह होता है हमारा एल्डिहाइड का, C+OH ये होता है हमारा एल्डिहाइड का। और ये देख सकते हैं बी ऑप्शन में ये होता है हमारा एल्कोहल का, किसका होता है, एल्कोहल का। और उसके बाद देख सकते हैं हम
अगर हम बात करें आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये होता है हमारा कीटोन का। यही पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि कीटोन का प्रकारात्मक समूह कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम डी की बात करें, यह होता है हमारा कार्बोक्जिलिक अम्ल का। किसका होता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल का। यह प्रकारात्मक समूह होता है हमारा कार्बोक्जिलिक अम्ल का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड फ्री, इसको बोला जाता है आपका कीटोन का प्रकारात्मक समूह। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। यह आपको एक परिभाषा दी गई है। अब इस परिभाषा को पहचानना है कि परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो का मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो आप जानते ही हैं कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। निम्न में से कार्बन का, यानी निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। यानी अपर रूप का मतलब होता है किसी भी तत्व के उसके एक से ज़्यादा रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप। जैसे कि हम बात करें ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में आपको दिया है हीरा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको फ्लोरीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको उपरोक्त सभी। क्या दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन के अपर रूप ये तीनों ही होते हैं, यानी ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। यह आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। यह भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ऐसा आपको देखना है कि वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो हम बात करें ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप सबसे कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है। यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है आपको फ्लोरीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हीरा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से तत्व उत्तरदायी है। यानी आपको पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन से दो तत्व हैं जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ हमारा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में दिया हुआ हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी ऑप्शन में दिया हुआ कार्बोक्जिलिक अम्ल और कीटोन, डी ऑप्शन में दिया हुआ हमारा एल्कोहल एल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी। क्या है आंसर, बी। यानी जल की कठोरता के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल का अनुलग्न है। यानी अनुलग्न उन्हें बोलते हैं जो हमारे आईयूपीएसी नाम के पीछे लगाए जाते हैं, आईयूपीएसी नाम के पीछे लगाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुलग्न। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको ऑल। यह हमारा अनुलग्न होता है एल्कोहल का। किसका होता है, एल्कोहल का। और बी ऑप्शन में दिया हुआ आपको अल, ये हमारा अनुलग्न होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है, एल्डिहाइड का। सी ऑप्शन में दिया गया आपको ऑन, ये किसका अनुलग्न होता है, कीटोन का। बट आपको पूछा क्या गया था, कार्बोक्जिलिक अम्ल का अनुलग्न। क्या पूछा गया था, कार्बोक्जिलिक अम्ल का अनुलग्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी। जो ओइक अम्ल है वो कार्बोक्जिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान
परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न। वे अणुसूत्र जिनके वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान, परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। नहीं, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, एल्किन। नहीं, संरचनात्मक संयोजन या यस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संरचनात्मक संयोजन, यानी वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना अलग अलग होती है, वे क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जब कोई तत्व एक से अधिक अवस्थाओं या रूपों में पाया जाता है उसके रूप कहलाते हैं, खाली जगह। आपको इसमें क्या पूछा है, खाली जगह में, खाली जगह इसका आंसर हो जाएगा अपर रूप। क्या हो जाएगा, यानी कोई तत्व है एक से अधिक रूपों में पाया जाता है या उसकी अवस्था में पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अपर रूप। क्या बोलते हैं, उसके अपर रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को समान प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कहलाती है। इस खाली जगह का आंसर है हमारा सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या याद आंसर है इसका, इस खाली जगह में आंसर आएगा आपका सजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, जातीय का मतलब होता है प्रकार्यात्मक समूह, जातीय का मतलब क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा समजातीय श्रेणी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा इसका, समजातीय श्रेणी। इसमें लिखेंगे आप क्या, समजातीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन दिया गया आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी ऑप्शन है संकलन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपका CH4, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, CH4 + Cl2 और ये मिलके क्या बनाते हैं, CH3Cl। तो ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनता है आपका CH3Cl। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करूं तो यहाँ बनता है आपको कार्बोक्सिलिक यानी एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार देख सकते हैं एथेनोइक अम्ल। और इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CH3Cl बन रहा है यानी मिथाइल क्लोराइड और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपका बन रहा है एथेनोइक अम्ल, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछ क्या रहा है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया को और क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनीकरण। संकलन अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोजनीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एस्टर की गंध किस प्रकार की होती है, एस्टर की गंध किस प्रकार की हो सकती है। तो ये NCERT की सीधी सीधी लाइन है। क्या है ये, NCERT की सीधी सीधी लाइन है। जो एस्टर है, एस्टर की गंध होती है मीठे फलों जैसी, कैसी होती है, मीठे फलों जैसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। साबुन का कौन सा सिरा जल विरागी होता है। जल विरागी का मतलब जो जल से दूर जाता है, जल विरागी का मतलब क्या होता है, जो जल से दूर जाता है। तो इसमें आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा होता है आपका जलरागी। जलरागी का मतलब होता है जो जल के पास आता है यानी जल से क्रिया करता है। आयनिक सिरा क्या होता है, जलरागी। आयनिक सिरा क्या होता है हमारा, जलरागी। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन पूंछ। ऑप्शन नंबर सी में आता है आपका उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा हाइड्रोकार्बन पूंछ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल से क्रिया नहीं करती, जबकि यह पूंछ गंदगी से यानी मैल से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है, मैल से क्रिया करती है। सफाई की जो कपड़े की सफाई होती है उस टाइम जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो मैल से क्रिया करती है, ना कि जल से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोकार्बन पूंछ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एथेनोइक अम्ल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एथेनोइक अम्ल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें एथेनोइक अम्ल के सूत्र की, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH।
तो इसको अब एथेनोइक अम्ल क्यों बोला इसको, क्योंकि जब किसी कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है तब उसको बोलते हैं एन। तो इस प्रकार, और जो आपको दिख रहा है प्रकारात्मक समूह वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने बताया था कि जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाता है? एथेनोइक अम्ल। इसी को हम सामान्य रूप से एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और इसके 3 से 4% विलयन को ही, जो एथेनोइक अम्ल है उसके 3 से 4% विलयन को ही क्या बोलते हैं हम? सिरका। अब बात करें हम इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। कितना होता है? 290 केल्विन। तो सर्दियों में यह जम जाता है, इसी कारण इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब एथेनोइक अम्ल, उसके अन्य नाम एसिटिक अम्ल भी होता है, सिरका भी होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चावल लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की खाली जगह लवण होते हैं। कैल्शियम गलत, मैग्नीशियम गलत, उपरोक्त सभी फिर भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। यानी जो चावल हैं वो लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अगर हम बात करें सावन के सूत्र की तो C17 H35 COO Na, यह होता है हमारा सावन का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की खाली जगह लवण होते हैं। अब यह बोला जा रहा है आपको पोटेशियम लवण नहीं होते, अमोनियम लवण नहीं होते, सोडियम लवण नहीं होते, अमोनियम और सल्फोनिक। इसको आंसर अगर आप इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया जाता था या नहीं दिया जाता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अमोनियम भी मान सकते थे, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी में अमोनियम और सल्फोनिक लवण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगर इसकी बात करें हम फॉर्मूले की अपमार्जक की तो C18 H29 NaO3S क्या होता है? O3S। ये होता है हमारा अपमार्जक का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। एथेनॉल की निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है अभिक्रिया के दौरान जल का निकलना। क्या होता है निर्जलीकरण का मतलब? जल का निकलना। यानी इस अभिक्रिया में जो एथेनॉल है उसमें से जल निकलने के बाद उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो इस अभिक्रिया को आपको याद क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में हमें जो एथेनॉल है यानी C2H5OH उसकी अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हमें इसका आंसर मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या मिलता है? H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऊपर लिख देता हूँ मैं H2O को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अब देख सकते हैं हमें किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।